अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब समझ नहीं आ रही मैं इसके जवाब में क्या कहूँ। नहीं, वो कहते हैं ना जी पूरी बात किया हाँ, तो मैंने पूरी बात कर दी। मैं कहा थोड़े अरसे तक आप खुतबा देता शुरू हो जाए। नहीं, अगर इनका बात चले हाँ, तो यही होगा प्रोग्राम। फिर हम शुरू करेंगे कुछ और चीज़ का। हाँ। मामला शायद उधर ही जा रहे हैं। आप तो ऐसे ही लगता है मुझे। हाँ। तो लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे ये आपका सलाम करना। हाँ, आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय गवर्नमेंट्स एफर्ट्स जो इन दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सिलसिले में वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब पीटीआई की हुकूमत रुखसत हुई तो वो शेर है ना, अजियत मुसीबत मलामत बुलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। जो लोकल पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उसको तो अच्छा ग्रिल किया गया, अरेस्ट हुई, फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, लेकिन जो डटे रहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, तो वो पावर थे। वेंटिलेटर पे पीटीआई की पावर थी। हाँ, उन्होंने नथ डाली हुई थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। आपको डाली हुई है? हाँ। अच्छा, डाली। हाँ, मगर वो उनको इन हैंड लिया जा रहा है। ये मैं आपसे सुनना चाहती थी। तो ये हुआ कि शायद फर्स्ट टाइम, आपकी भी यादाश्त में होगा, मैं आपसे भी जानूंगी, फर्स्ट टाइम एक ओवरसीज़ कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया गया, 2 रोज़ा 3 रोज़ा, और उसके लिए तकरीबन 1000 से ज़ायद कहा जा रहा है नुमाइंदे दुनिया भर से शरीक हुए, 60 कंट्रीज से, और उनके कोई 14 निकाती मुतालबात भी थे जिसके लिए वज़ीर आज़म ने खुसूसी अटेंशन देके कुछ गैर मामूली इंसेंटिव्स दिए हैं, और इसहाक डार साहब की सरबराही में एक कमेटी भी बना दी है। अब उस ओवरसीज़ कन्वेंशन में जो मनाजिर थे वो काबिल दीद थे, काबिल दाद थे, ये तो आप बताएंगे। वज़ीर आज़म भी थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, और भी बहुत सी नुमाइंदगी थी। मेरा आपसे सवाल यहाँ ये है कि ये कन्वेंशन या ये कॉन्फ्रेंस ओवरसीज़ की क्यों बुलाई गई इस मौके पर, और क्या जो मकासद इससे वाबस्ता थे वो हासिल हो गए, पूरे हो गए? हाँ जी, बात यह है कि पीटीआई के ऊपर पहले तो डोमेस्टिक क्रैकडाउन आया जी। वो क्रैकडाउन में काफ़ी कामयाब रहे वो। बहुत सा खौफ फैल गया। अब लोग निकलते नहीं इतनी आसानी के साथ। सख्ती की गई, जेलों में डाला गया, बेलें नहीं होने दी, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये था कि क्रैकडाउन कामयाब रहा, जिसकी वजह से अब पीटीआई के जो लोग हैं वो ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ नहीं जाते, प्रोटेस्ट की तरफ नहीं जाते। उन्हें पता है कि अगर ये हार्ड लाइन आ रही है तो फिर जेलें काटनी पड़ेंगी। जेलें काटने का मतलब है टिंडे खाने पड़ेंगे। और हमारे अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं वो पसंद नहीं करते जेल जाना। तो मेरा ख्याल है एक तो ये क्रैकडाउन जो आया है बड़ा इफ़ेक्टिव रहा है। दूसरी बात ये कि एक डोमेस्टिक तो हो गया, उसके बाद अदालतों को भी डिफैंग कर दिया गया। अब आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से अदालतों का जो हाल है कि अदालतें भी वो रिलीफ जो पहले मिल रही थी वो नहीं देने के लिए तैयार। वहाँ भी बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। सो वो भी, उसको भी स्टिच अप कर लिया गया है कि अगर कोई रिलीफ मिल सकती थी एक क्वार्टर से तो वो रिलीफ भी अब नहीं मिल रही, वो भी स्टिच अप हो गया है। अब रह गया क्या कि एक महाज रह गया था जहाँ पीटीआई बड़ी एक्टिव थी, वो थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। यहाँ बहुत सी डिस्कशंस होती रही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बड़े एक्टिव हैं, ख़ुसूसन यूएसए में। वहाँ तो कांग्रेस तक वो पहुँच गए और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वहाँ प्रोपेगेंडा भी किया और कैनवसिंग भी की खान साहब के लिए। और एक स्टेज ऐसी थी कि लगता था कि आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, आज बयान आया। यहाँ तक कि यहाँ तो पीटीआई वालों ने कहा जी कि अगले महीने वो रिलीज़ हो जाएगा, अगले महीने ये हो जाएगा, इसी महीने, अगले देखते चले 7 दिन के बाद ये हो जाएगा। तो जाहिर है वो एक जेन्युइन थ्रेट थी, बिकॉज फिर कांग्रेस के अंदर भी कोई बिल पास होने शुरू हो गए, या एटलीस्ट फ्लोट होने शुरू हो गए, पास हुए या नहीं हुए वो तो भी नहीं हुए। और फिर कुछ वहाँ के कांग्रेस में कुछ इंटरव्यूज़ भी की, ट्वीट्स भी की, तो यहाँ थोड़ी सी घबराहट तो थी कि यार ये क्या हो रहा है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है मीटिंग्स भी हुई कि फिर क्या किया जाए, इनको कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाए। अब यूके का इतना फ़िक्र नहीं था इनको, वहाँ तो ज़्यादातर जो डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रही थी वो डेमोन्स्ट्रेशंस ही होती थी, कोई ज़्यादा गिरफ्तारियाँ नहीं होती थी। वो लोग वहाँ की पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच सके, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी नहीं है वहाँ यूके के अंदर। यूएसए के अंदर क्योंकि कानून फ़र्क है, लॉबिंग अलाउड है और डोनेशंस भी अलाउड हैं और उसकी एक हैसियत भी है,
तो वहाँ कामयाब भी रहे, बिकॉज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज स्पेशली प्रोफेशनल्स जो हैं दे क्वाइट रिच, उनके लिए $1000 देना इज़ नो इशू, और अगर 1 लाख है तो वो तो यू आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, फिर लॉबिंग करना, फिर हायर करना, दे आर ऑल केपेबल ऑफ इट। और लीड जो है वहाँ वही प्रोफेशनल्स किया है, स्पेशली डॉक्टर्स। अच्छा, सो ये सिचुएशन थी, इट वाज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। और यहाँ मेरा ख्याल है डिस्कशंस हुई कि इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फिर मेरा ख्याल है ये फैसला, 2-3 फैसले हुए। एक तो ये फैसला था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को थोड़ा सा दरार डाली जाए उनके अंदर, बिकॉज इस वक्त बड़ी यूनिटी शो हो रही है और उसके अंदर कोई डिविजन्स क्रिएट किए जाए। और मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो गए। जिस तरीके से वहाँ के कुछ लोगों को यहाँ दावत दे के बुला लिया गया और वहाँ बैठा दिया गया, उनकी अब क्रेडिबिलिटी नहीं रही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर। तो आप समझें कि इस कामयाबी के साथ ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स के अंदर दरार डाल दी गई। और मैं हैरान हूँ कि इतनी इनकी लैक ऑफ पॉलिटिक्स थी कि इनका ख्याल था कि ये आएंगे और यहाँ मिलेंगे DGI के साथ और पता नहीं इनको क्या रिलीफ मिल जाएगी, क्या इनकी ब्रीफिंग थी। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी स्टूपिड मूव और दे हैव लॉस्ट आउट ऑन दिस, एंड एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो गई। ब्रिलियंट प्ले बाय द एस्टैब्लिशमेंट। देखिए ना, यू हैव टू लुक एट द, इसको कहते हैं रियलिज्म। एस्टैब्लिशमेंट वाज रियलिस्टिक, दे न्यू व्हाट टू डू। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लीडर्स वर अनरियलिस्टिक, एम्बिशियस, कमज़ोर, एंड आई थिंक दे सकम टू दिस। तो आधी दरार तो डाल दी। अच्छा, आप देखिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी शुरू हो गई, हमें बताया नहीं, हमें पूछा नहीं, आप कौन होते थे, कैसे गए, कौन आपको लेके गया, एंड सो ऑन। और मिला कुछ नहीं इनको। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लॉलीपॉप दी गई, ये ना जी अगले महीने तक ऐसे करें, 6 हफ्ते ये करें, फिर देखेंगे, फिर ये करेंगे। अब वो बेचारे पिट गई उनकी लाइन। अच्छा, सो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो वो जो चंद लेट्स से डजन और सो जो यूट्यूबर्स हैं या जो ट्वीट करते हैं, जो बड़ी एग्रेसिव किस्म की चीफ के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हैं, अब नाउ द टाइम इज़ टू टारगेट देम। अच्छा, अब वो मैं समझता हूँ कि दे आर गोइंग टू बी टारगेटेड बाय द PTI देमसेल्व्स, क्योंकि PTI के अंदर भी दरार डोमेस्टिकली डाल दी गई है और कामयाबी के साथ। ब्रिलियंट मूव। देखो ना, वन हैज़ टू बी रियलिस्टिक। अब ये जो सारी जो गेम हो रही है यहाँ, यही है ना कि किसी तरीके के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले तो दरार डाल दी, अब जो अभी भी बोल रहे हैं उनको साइलेंस करना है, उनको निकालना है, क्योंकि पार्टी के अंदर ये शुरू होगी ना बात कि यार हम तो बातचीत करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ रास्ता खोलना चाहते हैं इमरान खान के लिए, और ये लोग जो है ये रास्ता नहीं खोलने देते, और यही एस्टैब्लिशमेंट का मेन डिमांड है कि जी इनको बंद करें। ये जिस किस्म की ये बेहुदा किस्म की अटैक्स ज़ात के ऊपर कर रहे हैं, चीफ़ के ऊपर कर रहे हैं, फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बगावत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं इंटरनेशनली भी एंड ऑल्सो विद इन पाकिस्तान, दिस शुड स्टॉप। तो अब मैं समझता हूँ कि वहाँ भी देयर इज़ अ मेजर ऑफ सक्सेस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने वहाँ भी इन लोगों को आइसोलेट करने में मेरा ख्याल है बहुत हद तक कामयाब हो गए। अभी आप आगे देखिएगा कैसे PTI के अंदर से आवाज़ें निकलेंगी इनको साइडलाइन करने के लिए। सो मैं समझता हूँ, नॉट टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो कॉन्फ्रेंस की गई, दिस इज एज दे से कि जिसे कहते हैं ना द आइसिंग ऑन द केक, कि अच्छा जी अब 2 चीज़ें रह गई, यहाँ तक तो हम कामयाब हो गए, अब इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप भी देनी है। अच्छा, बिकॉज सिर्फ धमकियां देने से तो काम नहीं बनेगा, इनको डिवाइड करने से तो काम नहीं बनेगा, इनमें से थोड़े से और लोगों को अपनी साइड पे लेके आना है। ओके, दैट्स अ सेपरेट इशू। अपनी साइड पे कैसे लाना है? मेरा ख्याल है ये जो 1000-1200 लोग जो इन्वाइट किए गए हैं, ये हैंड पिक्ड लोग हैं, ये इनको ऐसे तो नहीं किया गया, क्या किसी ने पूछा इनको कैसे इन्वाइट किया? तो ये ऐसे ही होगा ना कि वहाँ के हाई कमिश्नर्स के हर मुल्क के अंदर उनको कहा गया होगा एंटी PTI लोग जो प्रो PTI नहीं है, या वो लोग जो कि मिसबिहेव नहीं करेंगे और किसी हद तक रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप नाम हमें सजेस्ट करें और हम उनको बुला लेते हैं। सो दे पैक दिस हॉल एंड आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब, बिकॉज किसी ने कोई एडवर्स कमेंट नहीं किया, किसी ने क्रिटिसिज्म नहीं की, सारे चुप करके उन्होंने सारी बातें जो थी सुन ली। ठीक, तो एक तो ये इंप्रेशन चला गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंटिजेंट आई और कोई तनकीद ही नहीं हुई, सारे जो है हंसी हंसी खुशी खुशी आए और खुशी खुशी चले गए। और आखिरी बात कि जो 2 बातें जो कि अब आप ज़ाहिर है मेरे से पूछेंगे तो मैं पहले ही आपको प्रीएम्प्ट कर दूँ, मुझे पता है आपकी नीयत नहीं ठीक। तो एक तो खैर
आप पूछेंगे कि जी शहबाज शरीफ की स्पीच के बारे में, तो वो अलग बात कर लेते हैं, बट बेसिक उसका यही था कि इनको गुडी लॉलीपॉप्स देनी थी। और वो लॉलीपॉप्स की लिस्ट आपके सामने है। लेकिन वो इंसेंटिव्स तो इन रियल है ना, लॉलीपॉप तो रिहाई के बारे में इमरान खान साहब ये भी लॉलीपॉप्स ही है ना। अच्छा, ये ग्रीन चैनल है। अब आइए इसकी तरफ। वो ये लॉलीपॉप इस तरीके से है कि इसमें बहुत सी चीज़ें का वादा किया गया, ऐसे ही है ना। अब इनमें से कितनी जो है वो एक्चुअली होंगी और कितनी जो है वो लॉलीपॉप ही रहेगी, वी डोंट नो। अच्छा, बिकॉज इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कागजी कार्रवाई जो आसान है और एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, सो अब वील डिस्कस दैट सेपरेटली, बट आई थिंक मेरा ख्याल है उससे पहले हम चीफ एग्जीक्यूटिव से पहले जरा आर्मी चीफ की बात यूं करें कि बस सबसे ज्यादा, मुझे पता था आप आएंगी यहाँ, मुझे पता, क्योंकि बस सबसे ज्यादा उनकी स्पीच का मचा है। ऐसा गैर मामूली खिताब था उनका, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये कि उसमें किस किस के लिए क्या पैगाम था आपके ख्याल? हाँ देखिए, उसके लिए मेरे हिसाब में उसमें तीन पैगाम थे मोटे मोटे, और मेरा ख्याल है इसी पे रहना चाहिए कि पैगाम क्या था। इधर उधर होने की कोशिश ना करना। आप कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, वो 3 पैगाम ये थे। एक तो ये था कि ये कॉन्फ्रेंस है, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं, हम आपका बड़ी इज्जत करते हैं, यू आर पेट्रियाटिक। हाँ, तो ये भी कोई ब्रेन ड्रेन नहीं है, सब कुछ चल रहा है यहाँ, एंड वी नीड योर सपोर्ट एंड वी थिंक यू आर पेट्रियाटिक। क्योंकि ये था ना कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो ये पेट्रियाटिक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, तुसी पेट्रियाटिक हो, ऐसी तो गल ही कोई नहीं। तो उनको तसल्ली दी कि वी हैव नो इश्यूज़ विद यू। मगर इससे ज़्यादा जो बड़ा पैगाम था वो था, उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बात की, उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की, गज़ा के बारे में बात, और उन्होंने गज़ा के बारे में बात की। तीनों बड़ी अहम बातें। गज़ा के बारे में तो बड़ी उन्हें पता है पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, तो पब्लिक सेंटिमेंट को भी रिकग्नाइज करना था और सपोर्ट करना, अपील किया उनको। ठीक, और वो तो बिल्कुल बनता था, क्योंकि अगर वो ना करते तो लोगों ने कह रहा था लो जी उत्थे इन्ने बंदे मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो क्या की कुछ नहीं। तो वो तो इट टू बी दैट वाज अ गुड टच। क्योंकि आजकल कुछ मुफ्ती साहब लगे हुए हैं जिहाद करें, ये करें, वो करें, और वहाँ से जो लोग हैं जो उनका जवाब दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना कि जी तुसी अगर जिहाद करना है तो अपने करो, शुरू करो, जहाज़ का टिकट कटाएं और जाके फ़लस्तीन के अंदर आप जिहाद करें और अपने बच्चे को, बेटे को भेजें। तो आप लोग बाकी लोगों को क्यों भेजना चाहते? तो वो एक काउंटर तो आ ही गया है, और ये भी स्पॉन्सर्ड है, और फवाद चौधरी साहब हैं, तो ये दीज आर ऑल स्पॉन्सर्ड। मगर साथ साथ लिप सर्विस तो देनी है ना, बिकॉज जाहिर है दिट इज़ अ वेरी मेजर इशू, एंड दुख, मुसलमान कौम बहुत दुखी है, और सिर्फ मुसलमान कौम नहीं, और भी दुनिया बड़ी दुखी है। तो ये तो कहना ही था, और अच्छा, वेरी गुड टच, बड़ा अच्छा किया, और बड़ा इस तरीके से किया, दैट वाज नीडेड। आगे आए बलूचिस्तान के बारे में, मैं उसको लिंक करता हूँ जो कश्मीर के बारे में बात की। तो बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, ये 1500 लोग हैं या 2500 हैं या 500 हैं, जो भी है, उन्होंने आपको तसल्ली दी, पंजाबी सेटलर्स को तसल्ली दी, और सबको ये तसल्ली दी कि डोंट वरी, वी आर इन चार्ज, हम इसको वील टैकल इट, और आप फिक्र ना करें, मायूस ना हो, वी नो हाउ टू टैकल इट। मगर ये भी इशारा कर दिया हिंदुस्तान को, क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, शरारत कौन कर रहा है, फीड कौन कर रहा है, हथियार कौन दे रहा है, सबके पीछे। तो वो भी फिर इशारा इंडिया को कर दिया, क्योंकि देखिए बड़े अरसे से कश्मीर की बात नहीं हो रही थी इस मुल्क में, बहुत अरसा से ही हम चुप हैं कश्मीर के ऊपर, क्योंकि कश्मीर के अंदर वो जो गेरिला वॉरफेयर था वो भी कमज़ोर पड़ गया है, वहाँ भी इंडिया ने उसको पकड़ लिया, कंटेन कर लिया। और हमने भी ये फैसला किया था ड्यूरिंग जनरल बाजवा's टाइम कि हम इंडिया के साथ और अब जिहादवाद की बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। हम तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, हम ये मिलिट्री स्ट्रेटजी वगैरह नहीं करना, और हम ये चाहते हैं, इसीलिए सीज़ फायर भी हुई थी अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, कि हम कोई झगड़े वगड़े की तरफ नहीं जाना चाहते, और वैसे भी वी पुल्ड अ हैंड आउट ऑफ जिहाद, ये भी एश्योरेंसेस हमने दिए हैं हर जगह पे। और फिर यहाँ आपको पता ही है जो बेसिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी गायब हो गई हैं, वो भी उभरती नहीं है, वो बोलती नहीं है, कुछ नहीं करती। तो अब ये क्योंकि इंडिया का हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है बलूचिस्तान में, और हमारा भी ये मौक़िफ़ है इंटरनेशनली भी कि इसके पीछे इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान के साथ फिर उन्होंने कश्मीर की बात कर। ये बेसिकली दिस इज़ अ पैगाम फॉर इंडिया, कि हम चाहें तो हम फिर टैप खोल सकते हैं। इसीलिए कश्मीर, जुगुलर वेन, ये वो सारी बात उन्होंने की, हाँ, ये बहुत अरसे से ये बात नहीं हो रही थी। हाँ। तो अब फिर ये बात की है, इसका तल्लुक जो है इज़ विद बलूचिस्तान का तल्लुक इज़ विद इंडिया, कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ द इशू, तो इन दोनों को लिंक कर दिया गया। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनल मैसेज एंड डोमेस्टिक मैसेज। डोमेस्टिक मैसेज
फिक्र ना करें, वी हैव गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, ये टेररिज्म को भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा। इंटरनेशनली इंडिया को वॉच इट, वी विल सॉर्ट यू आउट, अगर आपने किया तो वील रिटेलिएट। और पीटीआई को ये पैगाम है कि नो डील, नो डील। हमने अब सारे एंगल्स तो स्टिच अप कर लिए, हमने आपको यहाँ भी आपको फ़र्क कर दिया, अदालतें भी आपने कोई रिलीफ नहीं आपको, फॉरेन ओवरसीज़ को भी हमने अब टैकल कर लिया जैसे करना था। और जो रह गया वो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया, ये दे रहे हैं, 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 ग्रीन चैनल दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक ऑन द होल वेल डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, दे हैव टैकल्ड दिस प्रॉब्लम जो उनको फेस कर रहे थे। अब जो रह गया बात जिसकी तरफ जिसे आप समझे कि काम चल रहा है, वो ये है कि अब पीटीआई के अंदर डोमेस्टिकली कुछ लोगों को आउस्ट करना है और कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, आउस्ट किसको करना है वो अभी मैं बात उधर नहीं आता है, बिकॉज फिर वो मेरे गले पड़ जाएगी वो बात, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोगों को ये आइडेंटिफाई कर दिया गया है। अच्छा। कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये गन डालते हैं। अच्छा। जैसे बाहर वालों को आइडेंटिफाई कर दिया गया ना, जो अमेरिका में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं, हाँ, उनको आइसोलेट करना, वो कुछ हद तक कामयाब हो गए। इनको भी यहाँ कुछ हद तक कामयाब की तरफ जाएंगे ये, इनको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। और जो इनके लोग हैं जो कि समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके बात आगे बढ़ेगी, उनको प्रमोट करना। अच्छा। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है एक शख्स ने जो कि एक्चुअली इज इन द बैड बुक्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, बैरिस्टर साहब जो शहजाद अकबर साहब की बात है, हाँ, एसेट रिकवरी यूनिट, जी एसेट रिकवरी यूनिट। तो शहजाद अकबर साहब ने आज मुख्तसर सी बात की, उन्होंने कहा देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अंदर एक ग्रुप है या लोग हैं जो चाहते हैं, समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके बात आगे बढ़ सकती है। और ये जो लाइन ली जा रही है, हार्ड लाइन, ये जो है ये कामयाब नहीं हो रही। हाँ। मगर उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को कहना चाहिए कि भाई हम समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी चाहिए, हमें हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। हमें हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो पॉलिसी है इसने कोई हमें फ्रूट नहीं दिया। जब से खान साहब इस लाइन पे लगे हुए हैं और उनके साथ हम लोग लगे हुए हैं, और भी हमारी कमजोरी लेने के देने पड़ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा तब्दील किया जाए। बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि यार मान लो इस बात को, हम नहीं कहते कि आप गद्दार हैं। अच्छा। आप अनपेट्रियाटिक हैं या आप बिखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर आप कह देना कि हम जेन्युइनली ये समझते हैं कि पॉलिसी हमारी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, जैसे हम पहले पावर में आए थे, अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोशिश की जाए कि हम मिल जाएं किसी तरीके के साथ, ताकि खान साहब बाहर आएँ और हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर फिर वापस पावर में आ जाए। आप कह दें ये बात, आप कहते क्यों नहीं है? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने, मगर अब सवाल ये क्यों नहीं कहते ये, क्यों नहीं कहते, क्या वजह? अवामी सपोर्ट खो जाएगी। यस, इसीलिए somebody like सलमान अकरम राजा, यंग लोग जो हैं वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात पे, और बाकी लोग जो हैं जो कि मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी स्टैंडिंग इन द पब्लिक इज गोइंग डाउन। अच्छा, लेकिन सिटी साहब आपने कहा था कतल कलामी की माजरत कि अगर इमरान खान किसी भी स्टेज पे ऐसा यू टर्न लेंगे तो उनके फॉलोअर्स लबैक कहेंगे, मगर हाँ, उन्होंने यू टर्न नहीं ली। अब आइए उनके बयान जो आ गया है, उस बयान के अंदर कोई यू टर्न नजर आती है आपको? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन कोई इतनी सख्त गिर ट्वीट नहीं है, हमें एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करते दिखाई नहीं दे रहे जैसे वो माजी में करते थे। हाँ। एग्जैक्टली। खान साहब कह रहे हैं मैंने किसी को नहीं कहा कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें। उन्होंने वहां से पहला ओपनिंग स्टेटमेंट उनका ये है कि मैंने नहीं कहा कि किसी के साथ आप बातचीत करें, एस्टैब्लिशमेंट के साथ निगोशिएट करें। मैंने नहीं कहा ना, मैंने माजी में डील की है। मगर अगर कोई समझता है कि वो बात कर सकते हैं और कोई चीज निकल सकती है तो वो करके देख अपने उन पे करें, अपने हाँ उस पे करें, मगर मैंने नहीं कहा, और ना ही मैं अपनी रिहाई के लिए या अपने मफाद के लिए करूंगा। मैं तो पार्टी और पाकिस्तान, उनका जो मौक़िफ़ है उसके लिए अगर मैंने कभी बात करनी पड़ी तो करी, क्योंकि वो पहले खुद कहते रहे ना कि जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं से बात करनी है। मगर अब वो उनका ये पोजीशन ये है कि मैं नहीं कह रहा कि बात करें, कि उन्हें नज़र आ गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म के मूड में नहीं है खान साहब के साथ बात करने के लिए। मैंने कब से कहा आपको कि ये नहीं ट्रस्ट करते खान साहब को, कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट, इसलिए ये चांसेस ही नहीं है कि, और मैं कब से कह रहा हूँ, और ये लोग जो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके को बात बन सकती है, ये इनकी कोई बात नहीं बन सकती। ये कोई ऐसा पैगाम खान के पास नहीं जा सकते जिसके साथ रास्ते को खुल जाए। अच्छा। खान खुद रास्ते खोल सकता है, मगर खान अभी तैयार नहीं है।
इसीलिए कहता है मैंने नहीं कहा किसी को, मगर कोई करना चाहे तो बात कर ले। अच्छा। बिकॉज उसको पता है कि मैंने अपनी आवाम को अब इतना एंटी एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है कि मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होगा, कोई रास्ता छोटा मोटा खुले तो मैं उनमें अब बात आगे करूं, मगर अभी वो स्टेज नहीं है। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ टाइम इज़ पासिंग बाय। खान साहब जो है उन्होंने लेट कर दी सारी बात। अच्छा। इसमें बहुत से अब डिविजन शुरू हो गई हैं और एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो रही है, गवर्नमेंट कामयाब हो रही है, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को चलाना शुरू कर दिया है, रिलीफ देनी शुरू कर दी है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिलनी शुरू कर दी है। अब ये जो सेनेटर्स आए हैं, वी कैन डिस्कस दिस अगर आपके पास कोई सवाल है। बट कांग्रेसमैन, हाँ, एक कांग्रेसमैन जो आपने प्रेडिक्ट किया था कि एक डेलीगेशन जल्द विजिट करने जा रहा है, और मैंने ये भी कहा था दे विल नॉट टॉक अबाउट इमरान। यस, अकॉर्डिंग टू अयाज सादिक साहब, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, उन्होंने करनी होती तो वो खड़े होकर मीडिया के आगे बहुत सी बातें कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। वो चीफ से मिले हैं, वो सादिक से मिले हैं, वो और लोगों से मिले हैं, मरियम नवाज साहिबा से, सबसे मिले हैं। नॉट अ वर्ड आउट ऑफ देम फॉर इमरान खान। इसीलिए पीटीआई की जो सारी पूरी कोशिश थी, डिप्लोमेटिक स्ट्रीट प्रोटेस्ट यहाँ आउटसाइड पाकिस्तान, तो उसके बहुत से पहलू थे ना। यूके वाले जो थे वो नून लीग को अटैक कर रहे थे, नवाज शरीफ को अटैक, और एहसन इकबाल जाता है उसको अटैक, खाजा जाता है उसके पीछे, वो लोग यही लगे रहते हैं। और वो आजकल भी एवनफील्ड हाउस के बाद इससे ज़्यादा उनके बस की बात नहीं है। एक दो लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया पार्लियामेंट के अंदर, मगर वो बात नहीं बनी। वहाँ यूके वाले जो गवर्नमेंट है वो नहीं वांट गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दिस। मगर अमेरिका में एज आई सेड द लॉबी सिस्टम वर्क्स। एंड आगे अब इलेक्शंस आ रहे हैं 2 साल के बाद, मिड टर्म इलेक्शंस कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेसमैन को पैसे भी चाहिए होंगे, तो इसलिए कुछ बातें उन्होंने कर दी इनके हक में। बट आई थिंक द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इसके दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर पॉलिटिक्स। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट हैव बीन सक्सेसफुल, और पीटीआई इज अनफॉर्चुनेटली नॉट सक्सेसफुल। इन्होंने जो भी स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं दे फेल्ड। ओके, बहुत अहम सवाल मेरे जहन में उमड़ा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और जो अहम सवाल था मेरे जहन में वो ये कि ये जो कांग्रेसमैन जिन्होंने विज़िट किया, आपने एक प्रोग्राम में बाकायदा इनके नाम लेकर आइडेंटिफाई किया था कि ये प्रो इमरान खान तस्वुर किए जाते हैं, बट वो पाकिस्तान आए और डेलीगेशन आया, 3 रुकनी वफ़द और मुलाकातें जिनसे आपने बताई, उनमें से आर्मी चीफ़ के साथ इनकी मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। तो बाद में अयाज सादिक साहब ने उनके एजाज़ में एक तकरीबी मुनक़िद हुई जिसमें पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, लेकिन एक तनाज़ा सामने आ गया कि पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन जिनको गई थी वो नहीं आए, उसके बजाय 2 ऐसी शख्सियात वहाँ मौजूद थे, आतिफ खान साहब और डॉक्टर अमजद के नाम लिए जाते हैं। अयाज सादिक कह रहे हैं मैंने इन्वाइट ही नहीं किया उनको। तो ये क्या मामला हुआ कि बैरिस्टर गौहर नहीं आए, उनको इन्वाइट नहीं किया गया? देखिए, अयाज सादिक साहब कह रहे हैं मैंने 2 लोगों को इन्वाइट किया था जी। तो वो कह रहे हैं मैंने चीफ विप को और बैरिस्टर साहब को इनवाइट किया था, ठीक। और बैरिस्टर साहब और इनका कहना यह है कि हमें फ़ोन कॉल घंटा पहले आई, और कोई एक कराची में था या सिंध में थे, कोई दूसरे साहब पेशावर में थे और एक मुल्तान में थे। ये हामिद रजा साहब ने कहा कि 1 घंटे के नोटिस पे बुलाया गया, कैसे जाते? मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मेलिटी थी। अच्छा। स्पीकर साहब नहीं चाहते थे कि ये आए, ये आते और इन्होंने आके उनसे सवाल जवाब करने थे। तो फिर क्या हुआ, रिकॉर्ड पे तो ले आए हैं, मुस्करा के कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो एविडेंस भी है। बिल्कुल एविडेंस ये इन्हें फ़ोन किया है। हाँ, कोई उन्हें कहे दिखा दो किस टाइम पे तुसी फ़ोन किया है, तो आपको पता चल जाएगा। घंटा 2 घंटे पहले किया, पहले पता कर लिया होगा कहाँ है। तो फिर कोई रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हैं कि हमने तो बुलाया था, आप आए नहीं, इट्स योर फॉल्ट। मगर जो इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने, कहते अगर आते, ये पीटीआई वाले अपनी गलतियां करते हैं, आते तो सवाल पूछते, उनसे पूछते कि हमारे बंदे को क्यों नहीं आपने सपोर्ट किया। ये खुद कहा है उन्होंने, स्पीकर साहब ने, आपने सुना ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो, कि वो बात कर सकते थे उनसे। हाँ, वो करते, आते तो करते ना यार। मगर अब सूरत हाल ये है कि ये जो 2 हज़रात वहाँ पहुँच गए, कहते इनको तो हमने बुलाया नहीं। हाँ। तो कैसे आ गए? ऐसे ही होता है ना। फिर अगर आपको बुलाया भी ना जाए तो और आप चले जाएं, क्योंकि बुला नहीं सकते थे ना, क्योंकि बुलाना हुआ तो दूसरे 2 का था जी। इनका तो बुलावा था ही नहीं, ना ही हो सकता था। अगर ये होता तो फिर ये सवाल खड़ा होता कि आपने उनको भी बुलाया और इनको भी बुलाया, आपको पता था वो तो आ नहीं सकते, तो आपने तो साजिश की। एक्चुअली साजिश तो थी, इन साहब को भेजा गया था। ये नहीं होता आयशा के वो जनाब उठ के स्पीकर के कमरे में चले जाएं जहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। तो वो सेंट, और स्पीकर साहब यकीनी तौर पर पता होगा कि इनको भेज रहे हैं। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ है कि दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द प्रो एस्टैब्लिशमेंट लॉबी।
बिकॉज इन्होंने सवाल ही नहीं किया। स्पीकर खुद कह रहे हैं कि अगर वो 2 आ जाते तो सवाल कर सकते थे। उन्होंने मौका मिस किया बकौल उनके। अब ये 2 तो चले गए ना जी, तो इन्होंने तो सवाल नहीं किया। इनको कोई पूछे आपने सवाल क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं कि ऐसा सेशन ही नहीं था, एवे नहीं सेशन था। आतिफ खान साहब कह रहे हैं ये एवे नहीं था सेशन। आप खड़े हुए हैं, आप ऐसे करके बात करें, आप कर सकते थे, आपने नहीं की। तो जाहिर है कि इनको भेजा गया था ताकि कह सकेंगे। वो तो आए हुए थे तो उन्होंने आपे खुद नहीं बात की। नुमाइंदगी हो गई पीटीआई की, हो गई। हमने तो किसी मगर साथ ये भी हमने जिनको बुलाया था वो नहीं आए, ये आगे हमने रोका नहीं इनको। तो बात ये है कि दिस इज ऑल द वे इट है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये जो 2 साहब हैं इनको पीटीआई को चाहिए ना, इनको पूछना आप गए थे वहाँ, आपने पूछा क्यों नहीं? और मेरा ख्याल है एक इनमें से साहब जो हैं शायद उनको नॉमिनेट भी कर दिया गया किसी कमेटी में जी। वो माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर एक कमेटी जो देखेगी, इसका जायजा लेगी और इसके ऊपर प्रपोजल्स देगी, उसके अंदर ये पीटीआई की कमेटी जी, ये पीटीआई की कमेटी, उसमें 3 एमएनएज हैं और उनमें से एक डॉक्टर अमजद हैं। डॉक्टर अमजद को इधर भी डाल दिया गया। तो अब आप समझ लें कि डॉक्टर अमजद वहाँ क्या रोल अदा करेंगे। मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो एक थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। पीटीआई को खुद चाहिए इन चीज़ों को देखना कि क्या हो रहा है। मगर अगेन मैं आपको बैरिस्टर साहब के पास ले चलता हूँ। उन्होंने बड़ी सही बात कही है। उन्होंने कहा जी ये हकीकत है, ये हकीकत है कि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो फील करता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई ली ये हमारे नुकसान हो गया है। तो ये एक जेन्युइनली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। ये नहीं कि ये गद्दार हैं या ये उनके पिट्ठू हैं या ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। मगर ये इनको एडमिट करना चाहिए इस बात का। तो ये मैं समझता हूँ ये भी डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अमजद हैं, ये सब लोग जो हैं, आई थिंक दे आर गुड सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। ये नहीं है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू है, बट आई थिंक दे जेन्युइनली बिलीव कि बहुत हो गया एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करके देख ली हमने। इससे पहले भी जिसने भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की है नुकसान ही हो गया। पंगा इज नॉट चंगा। हाँ, वो पंगा इज नॉट चंगा। बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने से लेके और नवाज शरीफ साहब सब ने पंगे लिए या अपनी हकूक मांगे और वो नहीं मिले और छुट्टी हो गई। आप जैसे चाहे आप इसको देख लें। वेरी नाइस। और वो तो कहते हैं पंगा लिया, वो कहते हैं हमें धक्का किसने दिया। हाँ। तो धक्का आपने पंगा लिया तो धक्का मिल गया। तो अब ये है कि एक ये फ़लसफ़ा है। दूसरा फ़लसफ़ा ये है कि ये तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का हक होता है और ये तो ज़्यादती हुई है उनके साथ एंड सो ऑन। सो देयर आर दीज 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर बट द फैक्ट इज़ दैट एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की 70 साल इसकी उम्र है। 77-8 ईयर्स। हमारे सियासतदान बेचारे जो हैं स्पेशली पीटीआई वाले, तो दे आर न्यू कमर्स। इन बेचारों में जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट का पार क्या है और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत काम किया है जी, इसीलिए समझ गए कि एक ही रास्ता है। मुकबका करो एस्टैब्लिशमेंट। हाँ। मगर खान साहब तैयार नहीं है बिकॉज उनका बयानिया ही सारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है। हाँ। जब से उन्होंने पंगा लिया है, ठीक है ना, तो फिर वो अब वो भुगत रहे हैं उसको। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इस दलदल से कैसे निकला जाए। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस तरह के टूथलेस काइंड ऑफ ट्वीट्स और फिर इस तरह अमेरिकन सेनेटर्स का आना मिलना, ये कोई बर्फ़ पिघलाने की कोशिश हो सकती है, या ये ब्रिज बिल्डिंग की एफर्ट्स हो सकती हैं, या ये मुसालहत की कोशिशें हो सकती हैं? ये बिल्कुल ये भी प्लान था। ये भी पाकिस्तान एम्बेसी एंड अदर्स हैव वर्कड हार्ड ऑन दिस कि ये एक इस किस्म की ट्रिप हो जिसके अंदर वो आगे से कोई बात ही ना करें। ये ज़रूर प्लानिंग तो पहले भी हो जाती है ना, वो खुद करते हैं कि हम जाएंगे ये, मगर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अच्छा। एंड आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट एंड पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैव डन अ गुड जॉब। इन्होंने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया और वो आए हैं, उनको ले गए मिनरल शिनरल्स पैसे दिखाने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह खैर सल्ला, सारे बिजनेसमैन हैं एंड सो ऑन। तो ये मोहसिन नकवी साहब से काम शुरू हुआ था, फिर तारिक फातिमी साहब आए, या सिर्फ फॉरेन ऑफिस? नहीं, इससे सारे इन्वॉल्व है। एस्टैब्लिशमेंट भी डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है, मिलिट्री। अच्छा। डोंट फॉरगेट दे हैव डिफेंस अटैचीज देयर, दे हैव कॉन्टैक्ट्स विद मिलिट्री पीपल देयर, एंड देन ऑफ कोर्स एम्बेसी के then they have lobbying firms also. इनकी भी है lobbying firm. And so you know there is a full fledged counter. और आपको याद होगा मैंने कहा था कि इनको करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं गोइंग फॉरवर्ड पीटीआई वालों को खबर मैं दे देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वहाँ अब एक नई लॉबिंग फर्म और एक पीआर फर्म दोनों के लिए फंडिंग तैयार हो गई है। अच्छा। और फैसला ये करना है कि इकट्ठी पीआर फर्म लगाई जाए और इकट्ठा ही उसी वक्त ही एक लॉबिंग फर्म भी, मगर वहाँ डिस्कशन ये हो रही है कि पहले पीआर फर्म बनाई जाए। पीआर फर्म जो है वो सॉफ्ट किस्म की अप्रोच करके पहले एक माहौल बनाए, फिर आप एक लॉबिंग कंपनी जिसके अंदर
आप एक दो सीनियर रिटायर्ड कांग्रेसमैन या इस किस्म के लोगों को लगा के तो ज़रा काउंटर किया जाए ना सारा नैरेटिव को। फल आपको मिल रहा है अब। तो ये करना पड़ता है, ये इज पार्ट ऑफ द गेम इन अमेरिका। कि आप चुप करके बैठे रहेंगे या पैसे नहीं खर्च करेंगे जब दूसरी साइड जो है पैसे भी खर्च कर रही है और एक्टिव है, तो फिर यू हैव टू गेट एक्टिव ऑल्सो, प्री एक्टिव जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव। तो आई थिंक फाइनली the establishment and government have woken up to the fact that we need to also stitch up this front. और मैं समझता हूँ to a large extent they have stitched it up. हाँ ठीक है, मुझे तो इससे जवाब मिल गया कि टारगेट्स अचीव हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका नहीं है? एक ताकत नहीं खो गई उनकी? अगली ताकत जो इनसे खोई जा रही है जी, इनके जो सबसे अग्रेसिव यूट्यूबर्स है ना, उनको शट अप कॉल पार्टी की तरफ से जाएगी। अच्छा, शट अप कॉल, ओके। और उसके बाद उनकी हैसियत जो है वो नहीं रहेगी। यू विल सी उनके ऊपर फिर अटैक आएगी फ्रॉम विद इन पीटीआई। ठीक, बिकॉज वो तो नहीं रुकेंगे ना, वो तो लगे रहेंगे अपने खाते में। वो तो बाहर असाइलम लेके बैठे हुए हैं, उनका तो कोई इरादा ही नहीं आने का ही। वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे कि जब इमरान वापस आएगा तो वील रिटर्न एज हीरोज। तो मेरा ख्याल है अगर इमरान खान का वापस आने की भी कोई चांस नहीं है और इनकी पार्टी के जो ज़्यादातर लोग हैं वो उनको साथ छोड़ देते हैं, तो दीज पीपल विल फील आइसोलेटेड। और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़ुबान भी तब्दील होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो आप इंटरनल क्लीन अप की बात कर रहे हैं, ऐसी भी ख़बरें हैं कि इमरान खान साहब तक कुछ रिकमेंडेशंस गई हैं कि फ़लाँ को हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा ये वक्त उसके लिए मौजू नहीं है। तो पार्टी के अंदर यहाँ लोकली भी कुछ लोग हटा दिए जाएंगे, उनमें तो आपके दोस्त एक सर फहरिस्त हैं। हाँ देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि सलमान अकरम राजा आइसोलेट हो जाएंगे जी। इन्होंने पार्टी हायरार्की जो कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है, ये उनको नहीं करने देंगे। वो भेज दें लोगों को इनकी इजाज़त के बगैर, ये नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इनकी अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है। तो मैंने कहा था कि ही हैज़ टू बी केयरफुल, ये ना हो कि पार्टी में ये आइसोलेट हो जाए, बिकॉज साजिश होती है जी। ऐसे तो नहीं है। और वो खान साहब जेल में बैठे हुए, जो जाके कान में बात बताएगा वो याद रहेगी उनको। तो अब वो लोग जो जाते हैं इनकी इजाज़त के बगैर उनको भेजा जाता है ना यार, सीधी सी बात है। लेट्स इसमें तो कोई फैसल वावड़ा साहब ने भी इशारा ऐसा ही किया। फैसल वावड़ा जो मर्जी कहे यार, बात यह है कि इनको भेजा जाता है, इनके लिए रात दरवाजे खुलते हैं, ये जाते हैं वहाँ, ये खान साहब को समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बाहर आके ऐसी बातें भी करते हैं ताकि इनका थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रह जाए। थोड़ी सी इधर उधर की बात भी करते हैं, मगर बेसिकली इनका यही मकसद होता है कि जाके खान साहब को ठंडा किया जाए। और मैं समझता हूँ कुछ हद तक दे हैव बीन सक्सेसफुल। अच्छा, अब ये जो सलमान राजा टाइप्स हैं, ये दीज आर न्यू कमर्स, ये अभी भी इनमें बड़ी आइडियलिज्म है जी। ठीक है, इनको नहीं पता ये इस किस्म की सियासी जमातें जो हैं, स्पेशली पीटीआई जैसी जमात जिसके अंदर बहुत से पुराने लोग हैं जो लोटे भी थे, जिनके और भी किरदार हैं, उन्होंने बहुत किस्म की सियासत की है। ये तो नहीं है कि सारे सलमान राजा टाइप्स हैं। आपने देखा सलमान राजा टाइप्स से इलेक्शन ही हार गए, हालांकि जीतना चाहिए था, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो उसकी वजह बताते हैं। तो जो जीत गए वो आप समझे, और जो हार गए आप समझे। हाँ, तो अब बात यह है कि अब खान साहब की तरफ से भी जो पैगाम दिया जा रहा है, हमें नहीं पता खान साहब ने ये बात कही है कि नहीं। जब सलमान राजा को ये पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये कोई क्लासरूम तो नहीं है। उन्होंने कहा जब मैं जाऊंगा तो पता लगेगा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो जो जिस वकील ने उनकी समरी की है, अब खान साहब ने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो उसको निकाल के लगाया ऐसे गया जैसे कि वो थोड़े से समझते हैं कि सलमान राजा गलत काम कर रहा है। मगर इन प्रिंसिपल खान साहब ने अगर ऐसी बात कही है तो उसके अंदर लॉजिक भी है और सियासी विजडम भी है। वो क्या कि सलमान राजा साहब को सीनियर पार्टी लीडर्स जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है या जिस अभी तक उनकी मकबूलियत है, उनको ओपनली इस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कुपिट्ठी हुआ। अच्छा, नहीं करना चाहिए। अब वो सलमान राजा साहब कर गए। आज उनको पूछा जा रहा था कि जी आपने ये किया, वो कहते वो पुरानी बात है, अगली बात करें। अच्छा। अब अगली बात वही होगी जब ये जाएंगे इमरान खान के पास, ये अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे। बहनें जो हैं, इनको और बहनों को रोक दिया जा रहा है, तो बहनें और सलमान राजा का बयानी फ़र्क है, रुकावटें क्रिएट की जा रही है, अदालत के ऑर्डर्स भी अभी नहीं पूरे हो रहे। ठीक, तो अब ये है कि अब फिर एक कमेटी बन गई है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और अगर इसको भी वायलेट किया गया, पता चला जी कि फिर पैराचूट के जरिए कोई साहब आ जाते हैं और कोई चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये चीज़ अभी रुकेगी नहीं। अच्छा। ये आपका ख्याल है ये नई कमेटी बन गई है और यही फैसला करेगी कौन जा रहा है कौन जा रहा है? नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट चुन चुन के लोगों को भेजेगी
और ये लोग जाएंगे और ये विल देल से वी डोंट केयर कि तुम्हारी कमेटी है या नहीं है, और जेल अथॉरिटीज उनको आने देंगे, जाने देंगे। और खान भी मिलेगा, या तो हो ना खान कहे मैं नहीं मिलता, खान तो अभी नहीं कह रहा ना कि और लोग जिनका नाम लिया जा रहा है वो ना। आजम स्वाति साहब से जैसे इनकार, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, वो आ गए तो मैं क्या करता, यही कह रहे हैं ना। आजम स्वाति साहब ने आगे लंबी चौड़ी बातें कर दी, वो तो पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके खान को रिहा अगले हफ्ते करने वाले जी, बिल्कुल उन्होंने कहा इंशाल्लाह। और आप देखिएगा आजम स्वाति साहब फिर गायब हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए। उनकी बुध को कोई मुलाकात होनी थी, कोई देखिएगा वो फिर गायब हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई खास हैसियत नहीं है, वो अपनी बनाना चाह रहे हैं। मैंने आपको याद है पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये गायब थे, लपक के कहीं से आ गए, टपक पड़े, वो ऐसे करके उनको पिकअप किया, जा यार जाके गल कर, यस सर, रोक गए। मगर वो बात वही है बैरिस्टर साहब वाली जो कैम्ब्रिज में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार इनको कहें कि ये कह दें हम इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू नहीं है, हम एक्चुअली समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। देखिए मैंने भी ये इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा कहा है कि खान साहब पार्लियामेंट में पहुंचे, बारहा कहा आपने, पार्लियामेंट में पहुंचे। ये नहीं मैंने कहा कि आप घुटने टेक दें, मैंने ये कहा कि आप स्ट्रेटजी बनाएं पार्लियामेंट में पहुंचने की, दैट इज़ द फोरम। ये जेल में बैठ के और बाहर आना जाना ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चलता अगर आपके अवाम आपके लिए खड़ी हो जाती और आप कामयाब हो जाते। 2-3 दफ़ा आपने कोशिश की है आपके लोगों ने, मगर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके लोग वो काम नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, फेल हो गए ना। और जो लोग कामयाब हो सकते थे वो अभी भी जेलों में, जो अभी भी जेलों में, उनको नहीं निकाला। तो ना ही उनको निकालने का इरादा है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट इन सबको स्टिच अप नहीं कर लेती और पूरी दरार नहीं डाल देती और अफरा तफरी नहीं क्रिएट हो जाती और लड़ाई झगड़े नहीं शुरू हो जाते और पीटीआई जो बाहर बैठी है वो कमज़ोर नहीं हो जाती और थ्रेट जो है वो दूर नहीं हो जाती, तो इस्टेब्लिशमेंट विल कैरी ऑन डूइंग दिस। सो मैं समझता हूँ कि So for the strategy of establishment is successful, is working and successful. PTI के लिए soul searching का टाइम है ये। साथ हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिर्फ साहब एक जो एलिमेंट था इसमें वो मिस हो गया खबर का, जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ उसमें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलानात किए वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े अट्रैक्टिव हैं। उसमें उन्होंने कुछ बात की ग्रीन चैनल की, इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स की, टैक्स रिमिशंस की, जॉब कोटास की भी बात की और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसमें बाकायदा जो पाकिस्तानी आए हुए थे ये भी कहा गया कि 14 अगस्त को जो सिविल अवार्ड्स होंगे वो ज़रूर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दिए जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, और उसकी रिकमेंडेशन डिप्लोमेटिक मिशन से आएंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से आएंगी। इसके अलावा जो 14 कोई निकाती की डिमांड्स थी ओवरसीज़ की वो एक्सेप्ट कर ली गई है, बाकायदा उस पर कमेटी बनी इसहाक डार साहब की सरबराही में, जैसे मैंने आपको बताया। बट मैंने आपसे जब ये सवाल पूछा तो आपने कहा कि लॉलीपॉप है। जी मैं आपको बताता हूँ इनमें से क्या चीज़ हो जाएगी और क्या नहीं होगी। और क्या लॉलीपॉप है। जी देखिए ग्रीन चैनल, जी वो कहते हैं इनके लिए ग्रीन चैनल, ग्रीन चैनल तो ऑलरेडी है ना जी, वी ऑलरेडी हैव अ ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल जी। तो ग्रीन चैनल में से हर बंदा जाता है आता है, उसको फिर भी रोक लेते हैं। उसको कहते हैं कि जी आप मेहरबानी करें, हर एक बंदा जो ग्रीन चैनल है या रेड चैनल है वो अपना सामान जो है वो एक्सरे मशीन डाले, फिर वहाँ रोक लेते हैं। हालांकि वो कहते हैं ऑपरेशनल नहीं था, अब करेंगे हम ऑपरेशन। नहीं होगा, ये 3 दिन के लिए होगा, चौथे दिन अगेन कस्टम्स वाले वही अपना पुराना काम शुरू कर देंगे। तो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कोई ग्रीन चैनल नहीं यहाँ नहीं होनी, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग आयशा, ग्रीन चैनल का ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें ले जाएं। अच्छा। ग्रीन चैनल का ये 2 रेड चैनल और ग्रीन चैनल होती है। रेड चैनल होती है आपने कुछ डिक्लेयर करना है कि नहीं करना, डिक्लेयर करें तो आए ज़रा बताएं क्या आप लाएँ। अच्छा। अगर आपने कुछ डिक्लेयर नहीं करना या छुपाना चाहते हैं तो आप ग्रीन चैनल के जरिए जाएँ, अभी भी यही सिचुएशन है। अच्छा। मगर एक्चुअली क्या सिचुएशन है, एक्चुअली ये है कि जी आपको एवरीथिंग इज़ रेड चैनल, वो पूछते नहीं है आपको कि आपने कुछ डिक्लेयर करना कि नहीं करता, मगर आपका सामान स्क्रीन हो जाता है। तो जब स्क्रीन होता है तो उसमें से चीज़ें निकल आती हैं, वो खुद अपना फैसला। आपका ख्याल है ग्रीन चैनल पे लोग आएंगे और आईफोन्स ले जाएंगे? ऐसे नहीं होगा। ये ग्रीन चैनल वाली बात 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन फिर ये चेंज हो जाएगी। दिस इज माय व्यू। मैंने उस जिंदगी में बहुत दफ़ा देखा है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ग्रीन चैनल फिर ग्रीन चैनल सबके लिए ख़त्म हो गई, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। क्योंकि कस्टम्स वाले जो हैं ये अपोज करते हैं, वो कहते हैं यार दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर स्मगलिंग, एंड सारी स्मगलिंग ही ओवरसीज वाले ही करते हैं जो आते जाते हैं। तो इसलिए दिस विल नेवर वर्क पाकिस्तान में।
You give this facility and smuggling will increase. Number one. Okay. Number two, आपने कहा कि टैक्स इंसेंटिव। अब क्या टैक्स इंसेंटिव है? वो तो कमाते बाहर हैं, यहाँ तो वो करते हैं। आप उनको क्या टैक्स, आप वो तो यहाँ टैक्स ही नहीं होते, तो क्या टैक्स इंसेंटिव देंगे? कहते हैं एफबीआर में स्पेशल सेक्शन बनेगा फाइलर्स बनाने के लिए इनको, और पाकिस्तान में उनके लिए तो फाइलर्स कैसे बनाएंगे? दे अंडर द एग्जिस्टिंग कानून, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस। अच्छा, आप 6 माह या 9 महीने जो भी अभी बनाया हुआ है, अगर आप मुल्क से बाहर हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी ना भी हों, तो कानून के मुताबिक जो बनाया हुआ कानून इस हुकूमत ने बनाया पिछले साल, वो ये है कि अगर आप 9 महीने से ज़्यादा यू आर आउटसाइड पाकिस्तान, अच्छा, यू मे नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री बट यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेजिडेंट एंड वी विल नॉट टैक्स यू। आपके टैक्स रिटर्न्स जो हैं दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द सेम टैक्स लॉज जो अप्लाई करते हैं टू रेजिडेंट्स। अच्छा, ये तो ऑलरेडी है। तो कोई ये टैक्स इंसेंटिव्स क्या है? अब ये टैक्स इंसेंटिव्स कैन ओनली वर्क इन वन केस, और वो केस क्या है जो मैं समझता हूँ अभी नहीं डिस्कस किया, और जो एक सवाल भी आया हुआ है वो बाद में आप सुनाइएगा। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो इशू बनता है इन लोगों के लिए, वो यही बनता है कि जी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। अब 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट, एक वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक, नई नई प्रॉपर्टी स्कीम्स बन रही हैं, सिटीज़ बन रही हैं, उनमें ये प्लॉट्स लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, अच्छा, घर लेना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अब लोगों ने अमेरिका यूके के अंदर दफ्तर खोल लिए हैं कि वहीं आप बुकिंग करें, वहीं पैसे दें और आपको प्लॉट यहाँ मिल जाएगा। अच्छा। मगर ये कामयाब नहीं हो रहा, बिकॉज हो ये रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बड़े मसले बने हुए हैं वो ये बने हुए हैं कि जो भी यहाँ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम्स बनती हैं, खुली छुट्टी मिली हुई है, वो अनाउंस कर देते हैं, पैसे लोगों से ले लेते हैं और फिर वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं। उनको प्लॉट, अगर 100 लोगों ने प्लॉट्स के लिए पैसे डाउन पेमेंट्स कर दिए तो 10 को या 20 को मिल जाते हैं, बाकी को लारी लपा वो आगे बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा रोना ही उनका ये है कि अब हम जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन प्रॉपर्टी, तो हमारे ऊपर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ऊपर से ये जो प्रॉपर्टी वाली कंपनीज हैं ये भी हमारे साथ फेयरली डीट नहीं करती है हमें, और हम रोते रहते हैं, आते जाते हैं, रोते हैं, हमें मिलता कुछ। अच्छा। इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं है टू क्रिएट सम लॉजिक एंड सम रैशनल एंड सम चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनीज फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। उनको प्रोटेक्शन यहाँ चाहिए। हाँ। यहाँ इस सारी चीज़ के अंदर मैंने नहीं देखा कि उनको कोई प्रोटेक्शन मिले। लेकिन वो कह रहे हैं एक स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में पहले से ही है, वो सारे सूबों में कायम कर दी जाएगी जो उनके लीगल मामलात को स्पीडीली। अब बात ये है कि अगर इस्लामाबाद का कोर्ट नहीं चल रहा, लोग रो रहे हैं, तो क्या करेंगे? कहाँ ये कोर्ट केसेस लेके जाएंगे? ये अदालतें, जो अदालतें हमारे लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं, वो ही नहीं चल रही। हमारा कोई केस है तो वो भी 10-10 साल चलता है। तो एक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के साथ आपका ख्याल है टेररिस्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स बने? क्या हुआ? क्या टेररिस्ट खत्म हो गई? क्या टेररिस्ट को कन्विक्शंस हो रही? नहीं। तो ये चीज़ें नहीं चलती। अच्छा। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे सेंटिमेंट अच्छा होता है, मगर ये चलती नहीं है बिकॉज मैकेनिज्म्स नहीं है इनको चलाने के लिए। मैकेनिज्म्स नहीं हैं। तो इसलिए ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स हैं, दे मीनिंगलेस। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कानून, अगर ओवरसीज के लिए कुछ करना है, एक काम कर दें आप। क्या? सिर्फ एक काम कर कि जो प्रॉपर्टी वाला इशू है इसको आप हल कर दें, कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदता है उसके ऊपर आप टैक्स ना ले। तो वो तो क्लियर कट है ना, अगर टैक्स नहीं है तो नहीं है, वो लेते हैं तो नो टैक्स। अभी तो है ना सारा कुछ। इसके अलावा द सेकंड थिंग दे नीड टू डू इज, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ कि जी अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ना दी तो क्या होगा? वो बेचारे एक इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं जी। 2 साल की पूरी हो जाती है, उसके बाद अभी भी उनको प्लॉट नहीं मिलता या उनको घर नहीं मिलता। वो बार बार आ नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, नॉक नहीं कर सकते। फिर वो रोते धोते हैं, फिर वो फाइल ही बेच देते हैं, वो कोई और ले लेता सस्ती, उनका नुकसान हो जाता है। और इस तरह यहाँ इसके लिए कोई इकदाम होने चाहिए ना कि उनको ये तकलीफ ना हो। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और क्यों नहीं है वो फिर किसी वक्त और बात डिटेल में बात करेंगे। बट सॉरी टू ऐड हियर, ओवरसीज पाकिस्तानीज विल नाउ बी कंसिडर्ड फाइलर्स बाय द एफपीआर। उनको रिलीफ बैंकिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन और टैक्सेस में दिया जाएगा। बताएं ना कौन सी देंगे। हाँ, लेकिन सारे फाइलर्स कंसिडर किए जाएंगे, दैट इज नहीं, तो फाइलर से डजंट मैटर, फाइलर से मींस नथिंग। रिलीफ मिलेगा ना बस। तो रिलीफ क्या मिलेगा? बताएं ना क्या रिलीफ डिटेल में बताएं। नहीं है कोई रिलीफ। अच्छा, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जॉब के लिए, इसके अलावा एजुकेशनल कोटास को कैसे देखते हैं? एजुकेशनल कोटास, इस वक्त कोटा सिस्टम वैसे ही बढ़ गया है।
अच्छा। बड़े बड़े कोटे लोगों के बने हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते और सबटाज हो जाते हैं। किसी को कोटा मिला हुआ है माइनॉरिटी का, उसके अंदर माइनॉरिटी की जगह पे किसी और को ठोक दिया जाता है। स्पोर्ट्स के कोटे बने हुए हैं, वहाँ नॉन ज़बरदस्ती लोगों को स्पोर्ट्स कोटे में ले आया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा। ये इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटेग्रिटी नहीं है। ये जॉब कोटास, जॉब से वैसे ही नहीं है। जॉब होगा तो कोटा बनेगा ना, जॉब ही अगर नहीं है तो कोटा कहाँ से बनेगा? देयर आर नो जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, गवर्नमेंट इज डाउनसाइजिंग, तो जॉब्स कहाँ से आएंगे? सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। सेठी साहब, वक्त खत्म हो गया हमारे पास, वरना सज्जाद ऑकलैंड से आपसे बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, तो क्या उसको अगले प्रोग्राम पे मौकूफ कर दें? जी कर ले। लेकिन सेठी साहब की इस बात पे इख्तिताम बस मैं एक बात कहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको चाहिए कि ये जो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने की है इसको फॉलो अप करें और इसको मीडिया के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो वेरी गुड, बट मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये लॉलीपॉप है। बात सेठी साहब की वही कि इंटेंशंस अच्छी हैं इसके पीछे, जो प्रपोज किया गया या जो एक्सेप्ट किया गया, ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है इनको। हाँ, बट इंटेग्रिटी का फुकदान है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो करेंगे नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ओवरसीज़ को इसका पीछा नहीं छोड़ना, इसका फॉलो अप रखना है, तो शायद ये है वो मुमकिन हो पाए। अगर आपके जहन में वो सवाल, इस नंबर पर भेजो जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।